हेलो दोस्तों, नमस्कार। हाँ, हमारे साथ अनीश कुमार हैं। आज इनसे हम कुछ कुछ क्वेश्चन पूछने वाले हैं। जैसे मैं पहला क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ, आर्टिकल 370 क्या है? देखिए, आर्टिकल 370 जब भी हमें शब्द सुनने को मिलता है तो भारत के इतिहास के कुछ पुराने जख्म वैसे उभर जाते हैं जो कि हम उसे भुलाना चाहते हैं, क्योंकि ये दास्तां बहुत पुरानी है। आज़ादी के बाद से ये दास्तां पुरानी है। 370 का इतिहास जम्मू कश्मीर मुद्दे से जुड़ा हुआ है। दरअसल जब भारत को आज़ादी मिली तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। जम्मू कश्मीर तो भारत में 565 रियासतें हुआ करती थी उस समय, देसी रियासतें, जिनको एक साथ मिलाने का काम सरदार पटेल जी को दिया गया था। 565 में से 562 रियासतों को पटेल जी ने अपने में मिला लिया, लेकिन 3 रियासतें बच गई, जिसमें जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर बचा। तो जूनागढ़ और हैदराबाद का मुद्दा भी कुछ दिक्कतों के बाद शांत हो गया, लेकिन एक कश्मीर का मुद्दा अकेला फंस गया। इसके फंसने का कारण भी ये था कि वहाँ शेख अब्दुल्ला, जो कि पंडित नेहरू के दोस्त थे, उनके कारण थोड़ा सा पंडित नेहरू लिबरल हो गए थे, उदार हो चुके थे। कि जैसे कि शेख अब्दुल्ला की डिमांड थी कि वहाँ पर मुख्यमंत्री नहीं हो बल्कि प्रधानमंत्री हो, वहाँ का अपना झंडा हो, वहाँ का अपना संविधान हो। तो इन सबको मान्यता दी गई पंडित नेहरू के द्वारा, और इन उदारता के कारण ही कश्मीर का मुद्दा वहाँ फंस गया। साल दर साल बीतते गए, सरकारें आती गई जाती गई, मुद्दे चलते गए, लेकिन ये हट नहीं पाया। और जब 370 वहाँ पर लगा हुआ था तो उसके पीछे क्या रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी? रिस्ट्रिक्शन ये होता है कि आपको भारत के संविधान के मूल अधिकारों से ये अधिकार प्राप्त है कि आप कहीं भी जाकर भारत में ज़मीन खरीद सकते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए अप्लीकेबल नहीं था, वहाँ जाकर आप ज़मीन नहीं खरीद सकते थे। कश्मीर की कोई लड़की अगर किसी हिंदुस्तानी लड़के से शादी करती थी तो उसके बच्चे को वो मान्यता वहाँ पर के हिसाब, कानून हिसाब से कुछ ऐसी दिक्कतें थी कि वो मिलने में दिक्कतें आती थी। लेकिन वही लड़की अगर पाकिस्तान किसी लड़के से विवाह करती थी तो उसमें चीज़ें ठीक थी, जो पीओके वाला हिस्सा है। फिर पीओके वाला हिस्सा तो एक दिक्कत की बात थी। इसके अलावा अगर जम्मू कश्मीर में बात की जाए तो इन्वेस्टमेंट बहुत कम आ रहा था। इन्वेस्टमेंट कम आने से दिक्कत क्या थी? इन्वेस्टमेंट कम क्यों आ रहा था? तो लोग, कंपनियों को लग रहा था कि हम वहाँ जाएंगे, माहौल वहाँ पर ठीक नहीं है, कभी भी बमबारी हो सकती है, लड़ाई हो सकते हैं, झगड़े हो सकते हैं, हमारी कंपनियों को लूटा जा सकता है, बम से उड़ाया जा सकता है। तो इसके वजह से जम्मू कश्मीर में युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा था, और व्यक्ति अगर बेरोजगार होगा तो उसके दिमाग में गलत ख्यालात आएंगे और वो पत्थरबाजी करेगा, उससे आप उम्मीद भी दूसरी नहीं कर सकते। लेकिन 370 जब पंडित नेहरू के द्वार काल में शुरू हुआ और मोदी जी के काल में आकर के ये समाप्त हुआ, उन्होंने 370 हटाया। और हटाने के बाद अब इन्वेस्टमेंट इतना ज़्यादा आ रहा है कि वहाँ पर मॉल पहली बार बने हैं, मॉल के अलावा कंपनियाँ खुली हैं, लोगों को रोजगार मिल रहे हैं, लोग कंपनी जा रहे हैं, और हादसाएं भी कम हुई है। जो कश्मीरी पंडितों को मार करके वहाँ से भगाया गया था, बहुत सारे पंडितों को पुनः वहाँ बुलाया गया है। तो मुझे लगता है ओवरऑल अगर बात की जाए तो कश्मीर में 370 का हटा जाना बहुत ही एक अच्छा फैसला माना जा सकता अभी हाल फिलहाल हमारे जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह के द्वारा वहाँ 75,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट किया गया। है। देखिए, मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि जब कहीं पर कंपनी आने से डरेगी तो इन्वेस्टमेंट वहाँ पर नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक बिजनेसमैन हूँ तो मैं निश्चित तौर पर ऐसा चाहूँगा कि मैं ऐसे जगह पर अपना कंपनी खोलूँ जहाँ पर सुरक्षा संबंधी चीज़ें मुझे दिक्कत ना हो। और जम्मू कश्मीर में पहले सुरक्षा संबंधी चीज़ें नहीं थी, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत की पकड़ से वो बाहर निकलता जा रहा था। लेकिन 370 हटने के बाद भारत सरकार की पकड़ जम्मू कश्मीर पर ज़्यादा हुई है, सेना बल तैनात हो चुके हैं, तो इससे सुरक्षा का मामला अब पूरा हो चुका है। तो कंपनियां निर्भीक होकर के वहाँ पर जा रही हैं, और रक्षा मंत्री जी जैसे आपने बताया 75,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट वहाँ पर होगा। और इन्वेस्टमेंट के बाद और भी कंपनियां आएंगी, और भी रोजगार मिलेंगे, और भी ज़्यादा लोगों को सुरक्षा मिलेगी। तो निश्चित तौर पर और ज़्यादा विकास जम्मू कश्मीर का हमें आने वाले समय में देखने को मिलेगा। अभी हाल ही फिलहाल में इजराइल वाले जो हमारे जम्मू कश्मीर के फार्मर को अपने तरफ से इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? कहाँ पर? इजराइल वाले? जम्मू कश्मीर में देखिए फार्मर को। देखिए इजराइल अगर देखा जाए देश, तो इजराइल कृषि के मामले में, टेक्नोलॉजी का यूज कर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के मामले में अमेरिका के बाद अगर कोई कंट्री है तो इजराइल को माना जा सकता है। एक छोटा सा इजराइल, दुनिया में जब नक्शे पर देखें तो आप बिंदे के समान नजर आएगा, दिखाई भी नहीं देता। लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर देखा जाए, नैनो यूरिया का प्रयोग करके, टेक्नोलॉजी का यूज करके, जो पाइपलाइन के थ्रू पानी पहुंचाने की बात होती है कि जड़ों तक पानी पहुंचाने। फॉर एग्जांपल, भारत में हम सिंचाई व्यवस्था करते हैं, हर एक जड़ तक पानी पहुंच नहीं पाता। लेकिन जो ड्रेनेज सिस्टम होता है, जो पानी वाला सिस्टम है, उसके थ्रू आप अगर हर एक जड़ तक पानी पहुंचा दे, हर एक जड़ तक नैनो यूरिया का प्रयोग करके, एक छोटे से डिब्बे यूरिया से आप बोरी भर यूरिया का बचा सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो ये चीज़ें वहाँ से हम सीख सकते हैं, और वहाँ पर यूज भी करके किसान वहाँ पर काम करेंगे। क्या सब चल रहा है यहाँ पर? मीटिंग वीटिंग चल रहा है क्या यहाँ पर? नहीं नहीं, मैं यहाँ से चल रहा था तो आवाज आ रही थी मेरे से, कुछ मिल ही लेते हैं। आइए।
आप भी ज्वाइन हो सकते हैं। हाँ, तो 370 के बारे में चल रहा है क्या? हाँ थोड़ा सा। तो मेरा एक क्वेश्चन था इसमें, जैसे कि आपने बोला था उसमें वो कंपनी वहाँ पर डालने के बारे में। हाँ, तो इसमें एक आता है कि जैसे विशेष राज्य के दर्जा के बारे में आता है कि बहुत सारे राज्यों ने डिमांड भी करते हैं कि हमको अधिकार चाहिए, राइट हाँ। चाहिए, जैसे कि जम्मू कश्मीर को शायद पहले मिला भी था और बिहार भी पहले चलता था। तो इसके बारे में क्या राय है? देखिए, कैसे विशेष क्या? राज्य नॉर्मल क्या होता है, एक होता है हाँ। मैदानी राज्य, एक हम्म। होता है विशेष राज्य और एक होता है पहाड़ी वाला इलाका, फिर हाँ। नॉर्थ ईस्ट के रीजन भी आते हैं। इसमें रीजन क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक बिहार है राज्य, विशेष राज्य का दर्जा आपने सही बताया। अगर कोई नॉर्मल राज्य है तो वहां पर कोई अगर परियोजना आएगी, काम होगा, तो वहाँ 60:40 का रेशियो होता है। फॉर एग्जाम्पल सड़क बनेगी तो 60 रुपए, मान लीजिए अगर 100 रुपए खर्च हो रहे हैं तो 60 रुपए केंद्र सरकार देगी और 40 रुपए राज्य सरकार देगी। लेकिन विशेष राज्य का दर्जा मिलने के बाद क्या होता है कि 90:10 का रेशियो हो जाता है। 90-10 मतलब 90 रुपए केंद्र सरकार और 10 रुपए राज्य सरकार। और कुछ रीजन जैसे कि नॉर्थ ईस्ट के कुछ रीजन है वहाँ पर 100:0 है, मतलब 100 में 100 रुपए केंद्र सरकार ही भरेगी, राज्य सरकार के पास पैसे है भी नहीं और उनको लगता भी नहीं। अच्छा, अगर किसी स्टेट को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए तो इसके लिए क्या क्या उन लोगों स्टेट को करना पड़ता होगा? देखिए, करना कुछ नहीं पड़ता। कोई स्टेट अगर आर्थिक तौर पर पिछड़ा है, उसको हाँ। टैक्स का कलेक्शन नहीं हो पा रहा, फॉर एग्जांपल बिहार में नॉर्मल टैक्स का सबसे बड़ा पैमाना अगर किसी भी राज्य का देखा जाए तो पेट्रोल, डीजल और शराब के ऊपर होता है। बिहार गवर्नमेंट ने शराब को बंद कर रखा है, तो लीगल तौर पर शराब की बिक्री नहीं हो पा रही है। हाँ, अगर नॉर्मल तौर पर देखें तो शराब बिक रहा है, लेकिन उससे गवर्नमेंट को कोई टैक्स नहीं जा रहा है। तो गवर्नमेंट को अगर टैक्स नहीं जाएगा तो उसकी आर्थिक स्थिति में दिक्कतें आएंगी और वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि उस राज्य में अधिक से अधिक फंडिंग करके, पैसे दे करके उसको क्या लगता है आपको, अगर बिहार राज्य के बारे में बोला जाए तो क्या बिहार राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए या नहीं? नहीं, मुझे नहीं लगता। इसलिए नहीं मिलना चाहिए कि जब तक आप किसी को एक सहारे के मतलब साथ खड़े करके रखेंगे तो वो कभी सहारा छोड़ना नहीं चाहेगा। बिहार में रिसोर्सेज की कमी नहीं, बिहार में जगह की कमी नहीं, बिहार में कृषि के लिए इतनी उपयोगी मिट्टियां हैं, लोग उतने वहाँ पर मेहनती हैं। तो मेरा मानना है कि विशेष राज्य का दर्जा देने की बजाय वहाँ इन्वेस्टमेंट किया जाए, वहाँ रोजगार की सुविधा दी जाए, वहाँ शिक्षा का अवसर दिए जाए, महिलाओं को रोजगार दिए जाए, लोगों में जागरूकता बढ़ाई जिससे प्रेगनेंसी दर कम हो। जैसे कि लोगों के 3-4 बच्चे हो रहे हैं, वहाँ 2 बच्चे होते हैं तो उनको पढ़ाई का ज़्यादा मौका मिलेगा, वो स्कूल जा पाएंगे, निश्चित तौर पर उनके शिक्षण एक लेवल में एक सुधार होगा, तो इससे बदलाव आ सकता है। राजन जी, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, जैसे कि बिहार है, पहले कंपेरिजन में अभी कंपेरिजन में क्या उसमें कुछ डिफरेंसेस है? पहले कैसा था, अब कैसा है बिहार, उसके बारे में कुछ बताइए। पहले की कंपेरिजन में बिहार अभी काफ़ी अच्छी है। पहले की शिक्षा की तरफ बिहार काफ़ी नीचे थे, अब अभी तो टॉप लेवल में आ रहा है, केरल के बाद ही। अच्छा, अब बिहार में कुछ ऐसी चीज़ें बताइए, अगर मैं बिहार में जाऊँ तो वहाँ पर घूमना मेरे को अच्छा लगे, वहाँ चीज़ पर घूमना चाहिए। हिस्टोरिकल प्लेस, हाँ, बता सकते जैसे हैं। हमारे बिहार में देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा नालंदा विश्वविद्यालय, जो हमारा पूर्व काल। वैसे आपका घर कौन से साइड में पड़ेगा? मैं बेसिकली नालंदा से ही हूँ। अच्छा, इसलिए नालंदा का पहले नंबर बोल रहा जैसे कि नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बता रहे हैं, मैं थोड़ा बताना चाहूंगा कि दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी नालंदा मानी जाती है। ये भारत की नहीं, दुनिया की मैं बता रहा हूँ, जिसमें संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ। आज भी टूरिस्ट वहाँ देखने के लिए आते हैं कि ऐसा विश्वविद्यालय आज भी मौजूद है। हाँ, तो हाँ, अगर यूनिवर्सिटी की बात चली गई नालंदा की, तो इसके बाद उसमें जो आग लगी थी और जो शायद कई साल उसमें जला हुआ, तो आग लगाने के पीछे क्या उसमें मिस्ट्री थी, कैसे जला उसमें जो जला, उसके बारे में अगर आप जानते तो अभी बता सकते हैं उसके बारे में। मुझे ज़्यादा ये वहाँ के हैं तो ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। नाम कुछ भी आप बता सकते हैं स्टोरी। बेसिकली वहाँ के जो मुगल प्रयास मुगल संस्था यहाँ पे संस्था करती थी, उसमें बेसिकली यहाँ पे ये जो यूनिवर्सिटी थी काफ़ी विदेशी स्टूडेंट्स में ज़्यादा, चाइनीज, बेसिकली इसमें चाइनीज ज़्यादा, मतलब अलग अलग देशों में पढ़ने के लिए आते थे, अलग अलग। और ये मुस्लिम में एक देखा गया कि जो शिक्षा के प्रति उतना ध्यान नहीं देते, तो जैसे वो ध्यान देता है कि दूसरे घर में पढ़ रहा है। ऐसा बोला जाता है कि अगर यूनिवर्सिटी अब तक चलता तो वहाँ का पढ़ाई ऐसा होता था कि बहुत ही प्रोग्रेस पे रहता, ऐसा कुछ बोला जाता है। आज अगर वो यूनिवर्सिटी एक रहता तो आज हमारा बिहार कुछ और लेवल पे रहता। हाँ, तो बिहार के बारे में नहीं आप थोड़ा सा बताइए, जैसे कि उसके बारे में बोला जाए, इंडस्ट्रियल के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में। फैक्ट्री अभी तक लगा नहीं, इम्प्रूवमेंट तो बहुत सारा हुआ है, मैं मान रहा हूँ बिहार के बारे में, लेकिन अभी तक फैक्ट्री लगा नहीं, क्योंकि वहाँ का लोग जो हैं बाहर के जाते हैं, शिफ्ट होते हैं। तो उसके बारे में मेरा इसमें 2-3 मानना है। सबसे पहला कौशल विकास। कौशल विकास मतलब क्या होता है कि आप पढ़ाई के स्तर पर, मान लीजिए 10th क्लास की पढ़ाई कर रहे हैं, हर एक बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं हो सकता, पढ़ने में किसी का मन नहीं लग रहा, तो आप उसको कुछ ऐसी एक्टिविटी, और हर एक बच्चे में कुछ ना कुछ अलग कला होती है। फॉर एग्जाम्पल कोई सिलाई कढ़ाई में अच्छा कर सकता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स में हो सकता है कि अच्छा वो कर सके, तार वार जोड़ने का सिस्टम उसको आता हो। इन चीज़ों को अगर शुरू में सिखाया जाए तो वो अपना एक स्टार्टअप डेवलप शुरू से कर सकता है, छोटा सा बिजनेस, लेकिन वो खुद से करेगा। इसके अलावा अगर सबसे बड़ी दिक्कत फैक्ट्री ना लगने की है तो मेरा मानना है कि गवर्नमेंट की तो दिक्कत है ही,
ब्यूरोक्रेसी की भी दिक्कत है। अगर भ्रष्टाचार की बात करें तो बिहार में ब्यूरोक्रेसी क्या होता है? ब्यूरोक्रेसी मतलब जो प्रशासन तंत्र है, जैसे कि आईएएस हाँ। आईपीएस वगैरह काम करते हैं वहाँ पर, जो प्रशासन तंत्र के लोग हैं, उनके द्वारा बड़े पैमाने पर देखा जाता है धांधली देखी जाती है। आप बिहार में कहीं भी काम करवाने अगर चले जाएं, एक छोटा सा आधार कार्ड में अगर नंबर भी आपको सही करवाना हो तो आपको 200 रुपए लग जाते हैं, 300 रुपए लग जाते हैं। एक आवासीय बनाना जो फ्री है गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें भी 200 रुपए 300 रुपए देने पड़ते हैं। इसका मतलब जो गवर्नमेंट की तरफ से लोग बैठे हुए हैं वो कहीं ना कहीं पैसा खा रहे हैं। तो अगर इन चीज़ों को खत्म थोड़ा सा किया जाए, इसके अलावा जो परिवारवाद की राजनीति है वो बिहार में लंबे समय से चली आ रही है। आप देखें तो लालू और नीतीश कुमार की फैमिली से ही लगभग पिछले 30-35 साल से सरकार बनती आ रही है। तो अगर एक परिवार से माइंडसेट क्या होता है, फिक्स होता है कि हमें एक जाति की तरफ झुकना है। अगर नए लोग उभर करके आते हैं, फॉर एग्जाम्पल केजरीवाल जी दिल्ली में आए तो उनकी मानसिकता अलग है, वो शिक्षा और रोजगार की तरफ काम करते हैं, स्वास्थ्य की तरफ काम करते हैं। तो मुझे लगता है अगर नए लोग आएंगे कुछ राजनीति में, निश्चित तौर पर कुछ जाते जाते मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, इसके बाद रजन जी कंटिन्यू करेंगे अपना क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन था मेरा आपसे ये है कि अगर कोई भी आदमी अगर कंपनी डालना चाहे बिहार में तो उसके लिए क्या क्या ऑथेंटिकेशन लेना पड़ेगा, इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि अगर किसी एक पार्टी का सरकार ज़्यादा लंबी समय तक बन जाती है तो उस जो स्टेट है उस पर क्या इम्पेक्ट पड़ता है? ये 2 क्वेश्चन आपसे। देखिए, पहला क्वेश्चन जैसे आपने बताया ऑथेंटिकेशन क्या लेना होगा, तो सभी राज्यों में इसका प्रोसेस एक समान ही लगभग होता है। आपको जिस भी राज्य में जाकर कंपनी डालनी है, क्या चीज़ कंपनी, तो गवर्नमेंट से आपको परमिशन लेनी होगी। इसके अलावा गवर्नमेंट से अगर इस बात का आपको पूछना होगा कि वहाँ पर बिजली की सुविधा मुझे मिलेगी कि नहीं, इंटरनेट की सुविधा मिलेगी कि नहीं, कनेक्टिविटी जो लॉजिस्टिक जमीन आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि कंपनियां आती हैं, पैसा लगाती है, लेकिन उनको वो सुविधा मुहैया नहीं हो पाती। अब उनको इंटरनेट अच्छे से नहीं मिल रहा, बिजली नहीं मिल रही, सड़क की सुविधा अच्छी नहीं है, तो इसका काम प्रोडक्शन पर असर पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आपको 500 किलोमीटर दूर सामान लेकर पहुंचाना है और रोड की सुविधा वहाँ पर नहीं है, तो इसका मतलब आपकी तो लॉजिस्टिक खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तेल ज़्यादा खर्च हो जाएगा, आपको ले जाने में समय ज़्यादा लग जाएगा, और कंपनियों को एक एक दिन 1-1 घंटे का समय देखना पड़ता है। तो ये चीज़ें मेन तौर पर इसमें देखने को मिलती है। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन आपने, दूसरा मेरे सरकार के ऊपर था, अगर एक सरकार लंबी समय तक दूसरा क्वेश्चन, एक सरकार अगर लंबे समय तक बनी रहती है और उससे हटने का डर ना हो तो वे फिर नया परिवर्तन नहीं करना चाहती। अगर मान लीजिए मैं किसी पोस्ट पर हूँ और मुझे कोई हटा नहीं सकता, तो मैं परिवर्तन क्यों करना चाहूँगा, मैं नया चीज़ें क्यों लाना चाहूँगा। मुझे तो लगा वही घिसी पिटी व्यवस्था चलती आ रही, वही चलती रहेगी, कुछ कुछ लोग लुभावन वादे होते रहेंगे। जब राजनीति का समय होगा, जब इलेक्शन का टाइम होगा, तो लोगों को कुछ पैसे बांट दिए जाएंगे सब्सिडी के नाम पर, तो लोग मुझे वोट दे ही देंगे, तो परिवर्तन नहीं होता वहाँ पर। हाँ, तो ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। ऐसे डिस्कशन चलता रहता है क्या आपके रूम में? हाँ, तो चलता रहता है। तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगले सेशन में, फिर बाकी कंटिन्यू करेंगे। आप बताइए कोल्ड वॉर के बारे में कुछ। देखिए, कोल्ड वॉर के बारे में मैं थोड़ा सा शुरुआत से बताना चाहूँगा। जब द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हो रही थी, तो द्वितीय विश्व युद्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ जो रूस है, वो दोनों एक ही पक्ष से लड़ रहे थे। लेकिन दोनों के बीच में एक दिक्कत क्या हुई कि अमेरिका ने जापान को कंट्रोल करने के लिए हिरोशिमा और नागासाकी पे एटम बम गिरा दिया था। और एटम बम, दुनिया ने वो पहली बार देखा कि इतना विध्वंसक कोई बम भी हो सकता है जिसके गिरने मात्र से लाखों लोगों की मौत हो सकती है। और रसिया बहुत बड़ा पावर, उस समय सुपर पावर था, उसने जब देखा ये चीज़ तो उसे लगा कि मेरे ग्रुप में होते हुए आपने मुझे ये भी नहीं बताया कि आपके पास इतना पावरफुल बम है। तो वहीं से दोनों के बीच में एक तकरार की जंग शुरू हुई। कोल्ड वॉर का मतलब होता है एक ऐसा युद्ध जिसमें दोनों आमने सामने आकर नहीं लड़ते हैं, बल्कि दूसरे के प्लेस पर जाकर लड़ते हैं। मतलब एक जैसे हमारे देसी भाषा में कहावत है, खेत किसी और का हो, जाकर वहाँ लड़ाई कर लो, कि आग भी लगे तो दूसरे खेत चले, हमें कुछ दिक्कत नहीं हो। इसमें क्या हुआ, विश्व के गुट 2 पार्ट में बट गए, जिसमें एक समाजवादी की तरफ चले गए, एक पूंजीवादी, जहां अमेरिका पूंजीवादियों को लीड कर रहा था। पूंजीवादी मतलब व्यापार करना, व्यापार का मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट के लिए आप कोई आगे पीछे नहीं, जो जितना काम करेगा वो उतना कमाएगा, ये अमेरिका की नीति है। और रूस का कहना है कि नहीं, हमें आर्थिक समानता लानी है। अगर एक परिवार में एक पिता पूरे दिन मेहनत करता है तो अपने 3 बच्चों को फ्री में बैठा कर खिलाता है, क्योंकि वो बच्चे कैपेबल नहीं है उस काम करने के लिए। मतलब पैसा सब में बट रहा है, वो चीज़ें सब में बट रही है। तो आर्थिक नीति यही होती है समानता लाने का, कि कमा अगर एक कंपनी रही है तो उसका दायित्व है कि वो सभी लोगों को सामान लेकर के चले, सबको रोटी की सुविधा होनी चाहिए, रहने का आवास होना चाहिए। ये नीति संयुक्त राज्य यूएसआर की रही है, रूस की रही है। 1990 तक ये नीति चलती रही, दोनों में कोल्ड वॉर चलता रहा। 1990 में रूस के जो यूएसआर है, मतलब सोवियत संघ है, उसके विघटन के साथ, मतलब रूस के 15 पार्ट्स में टूट गए, और उसमें रूस एक बड़ा पार्ट है, सबसे बड़ा, जो पहले सोवियत संघ था, और अमेरिका की जीत हुई। तो मैं कोल्ड वॉर के बारे में ये कहना चाहूँगा। आपसे पूछते हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में। देखिए, क्रिप्टो करेंसी का मतलब होता है आभासिक मुद्रा। ये लीगल टेंडर नहीं है। लीगल टेंडर आप बोलेंगे ये क्या होता है? फॉर एग्जांपल, आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, डेब्ट खरीदते हैं, डिवेंचर खरीदते हैं। इसमें क्या होता है, या आप कोई पैसा आपको मिलता है, इसमें आरबीआई गारंटी होती है
जैसे फॉर एग्जांपल एक 10 रुपए का नोट है और कोई दुकानदार बोले कि मैं ये नोट नहीं लेना चाहता, अगर वो फटी वटी नहीं है, तो आप जाकर के उस दुकानदार पर केस कर सकते हैं, क्योंकि आरबीआई ने आपको दिया है कि ये रुपए मेरी तरफ से दिए गए हैं, प्रमाणित मुद्रा है। वैसे ही शेयर मार्केट में अगर कोई आपके साथ धोखा करता है तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी के थ्रू, वो उसके थ्रू आप कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी क्या है, वो उसमें लीगल टेंडर वो नहीं है, मतलब अगर आपके साथ कोई धोखाधड़ी कर ले तो आप कहीं जा नहीं सकते, कंप्लेन नहीं कर सकते। इसके अलावा क्या है, इसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, मतलब इसको साइबर सिक्योरिटी इतना ज़्यादा इसमें मतलब को रखा गया है एक सेंटर में कि कोई भी हैकर हैक नहीं कर सकता। इसको करने का रीजन आप क्या है कि ब्लॉकचेन का मतलब क्या होता है कि एक चेन में इंफॉर्मेशन है, उसके पीछे वाले में, इस चेन की अगर पीछे वाला तक कोई हैकर पहुंचा तो उस पीछे वाला का इंफॉर्मेशन उसके पीछे वाले में है, और ऐसे करते करते अगर पूरा चेन को वो ब्रेक नहीं कर पाया, लास्ट तक वो पहुंच नहीं पाया हैकर, जो बहुत रेयर है। आज तक शायद ही कभी सुनने को मिला है क्रिप्टो करेंसी किसी ने हैक किया है। लेकिन इसमें दिक्कतें क्या है कि इसमें लीगल ना होने के कारण कोई भी अगर कंपनी है तो आपको बेवकूफ़ बना सकती है। बेवकूफ़ बनाने के पीछे एक रीजन ये था कि जापान में एक बार क्रिप्टो के एक मालिक ने अपनी क्रिप्टो बेच कर एक आइलैंड खरीद लिया और लोगों के पैसे सारे उड़ा दिए। इसके अलावा आतंकवादी गतिविधियां अगर बढ़ती जाती हैं तो क्रिप्टो अगर होता है इलीगल है तो उससे भी आतंकवादी गतिविधियां बढ़ सकती है। तो मुझे लगता है क्रिप्टो करेंसी भारत में इलीगल ही रहना चाहिए। हम आपसे एक क्वेश्चन है, हमारा जो पीओके है, कभी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो कहलाता है, हम उसे वापस कैसे ले सकते हैं? देखिए, पीओके को वापस लेना एक बहुत ही असंभव काम है। अभी आपको नारे बहुत लगते होंगे कि हम पीओके ले लेंगे। अगर पार्टी कितनी मजबूत हो, पीओके भी नहीं ले सकती। उसका रीजन ये है कि जब पीओके का रीजन ये है कि जब बारामूला से सेना निकली थी पाकिस्तान की ट्रक में बैठ करके और उसने हमला किया था, वहाँ मासूम बच्चों की हत्याएं की गई थी, महिलाओं से बलात्कार किया गया था, बहुत नृशंस घटना मानी जाती है हमारे इतिहास की। तो पीओके वाले रीजन पे, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पे उन्होंने कब्जा कर लिया। नेहरू जी एक महानतम प्रधानमंत्री हमारे देश के हुए हैं, ग्लोबल लीडर थे, तो उन्होंने वहाँ पर मामले को निपटाने की जगह वो यूएन चले गए थे और यूएन में जाकर के 7th क्लॉज के तहत उन्होंने केस किया था, बताया था। लेकिन यूएन ने नेहरू जी को निराश करते हुए कहा कि दोनों लोग अगर अपनी सेनाएं वहाँ से हटाएं, फॉर एग्जाम्पल वहाँ पाकिस्तान की भी सेना है और इंडिया की भी सेना है, अगर इंडिया अपनी सेना पहले वहाँ से हटाता है, फिर पाकिस्तान अपनी सेना वहाँ से हटाता है, उसके बाद वहाँ पर होगा प्रीवी पर्स, यानी कि एक तरीके आपसी समझौते से। मान लीजिए वहाँ पर 100 लोग हैं, अगर 51 लोगों ने बोल दिया मैं इंडिया में जाना चाहता हूँ, मेजोरिटी, तो वो इंडिया का पार्ट बन जाएगा। अगर 51 लोगों ने ये बोल दिया कि मैं पाकिस्तान का पार्ट बनना चाहता हूँ, तो पाकिस्तान का पार्ट बन जाएगा। तो यही एक काम है कि दोनों लोग पहले बैठे आपसी समझौते से, दोनों लोग अपनी सेना को हटाए, सेना को हटाने के बाद जनमत संग्रह करवाए, जनमत संग्रह में जिसके तरफ जनता जाएगी उधर पीओके जाएगा। ये नॉर्मल प्रोसेस है इसका। चलिए ठीक है, आज वीडियो लास्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद।